नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के खिलाफ सपा के समर्थन से उतरे प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया। लेकिन जिस तरह से बसपा विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके बागी रुख अपनाया है, इस राजनीतिक घटनाक्रम के चलते बसपा प्रमुख मायावती ने सपा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं। माया ने सूबे के एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन करने तक की बात कह डाली। मायावती ने कहा कि एमएलसी के चुनाव में बसपा जैसे को तैसा का जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन एमएलसी के चुनाव में सपा के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। मायावती ने कहा कि हमारे 7 विधायकों को तोड़ा गया, सपा को यह हरकत भारी पड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती के इस बयान से प्रदेश में नए राजनीतिक संकेत निकलने लगे हैं। मायावती का बयान भविष्य में भाजपा और बसपा के बीच नजदीकियां बनने का इशारा भी कर रहा। राज्यसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती का विधायकों की संख्या जिताने भर की ना होने के बाद भी रामजी गौतम को मैदान में उतारने को इसी का हिस्सा माना जा रहा था, क्योंकि बसपा के पास अपने राज्यसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए 36 वोट का आंकड़ा भी नहीं था। फिर भी 26 अक्टूबर को बसपा की तरफ से रामजी गौतम ने नामांकन किया। अब ऐसे में भाजपा के सहारे ही बसपा का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच सकता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वहीं रणनीति भांपकर प्रकाश बजाज को मैदान में उतारा। सपा की इस रणनीति पर अब बीजेपी पसोपेश में आ गई, क्योंकि अब वोटिंग की नौबत आ गई थी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाई और एक नहीं बल्कि 7 विधायकों को तोड़ डाला। जोड़ तोड़ की गणित के बावजूद बसपा अपना प्रत्याशी तो बचा ले गई, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मिशन में सफल भी हुई। मिशन 2022 की रणनीति के लिए सपा के फेंके पासे में बीजेपी तो नहीं फंसी, लेकिन बसपा फंस गई। नतीजतन बीएसपी सुप्रीमो ने खुद ही कह दिया कि एमएलसी चुनाव में वो भाजपा का समर्थन करेंगी। अब दिसंबर जनवरी में एमएलसी का चुनाव होना है, इसके साथ ही शिक्षक स्नातक की सीटें भी खाली चल रही हैं। पंचायत चुनाव भी हैं और ऐसे में राज्यसभा चुनाव का असर इन सभी चुनाव पर पड़ेगा। मिशन 2022 की रणनीति के लिए रास्ता भी साफ हो जाएगा। उधर मायावती के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बसपा के साथ जाने से साफ इनकार किया और इस पूरे राजनीतिक उठापटक के लिए सपा बसपा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर डाली। उधर मायावती को बीजेपी की बी टीम बताने वाली प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर मायावती का बयान ट्वीट करके तंज कसा। अब ऐसे में सवाल है कि राज्यसभा के बहाने क्या तैयार हो रही है 2022 की पटकथा? क्या सपा के जाल में बसपा फंस गई और क्या यूपी में बिछ चुकी है 2022 की चुनावी बिसात? इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। बसपा प्रमुख ने कहा क्या और किस तरीके से सपा पर ना सिर्फ प्रहार किया, कांग्रेस को भी घेरा और बीजेपी का साथ देने की बात तक कह डाली। हालांकि बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया, कहा हमें जरूरत नहीं। लेकिन सुनिए क्या कह रही थी मायावती। इनका इतिहास भी यही बताता है। वैसे कुदरती तौर पर बीएसपी के साथ ये बहुत ही अच्छा हुआ कि सपा का ये घिनौना रूप एक बार फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव से पहले ही आ गया है, ताकि लोग मेरे कहने की बजाय खुद ही ये देख लें कि बीएसपी के साथ सपा ने कभी भी ईमानदारी नहीं बरती है, बल्कि हमेशा ही दगा व बाहरी एवं भीतरी विश्वासघाती किया है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर, यानी कि सपा ने, श्री अखिलेश यादव ने, इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने की बजाय उनका हर प्रकार से अनादर ही किया है। तो ये बौखलाए हुए हैं सपा के लोग और ये सोचने कि जोड़ तोड़ करके ये पावर में आ जाएंगे, तो ये इनको अपने पिताश्री से जरूर सीख लेना चाहिए। इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। अंत में इसका जो रिजल्ट आता है वो खराब आता है। तो मेरे ख्याल, और जो ये गलतफहमी पैदा कर रहे थे कि भाई हमने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया, ऐसा नहीं, हमने इनको पूरा मौका दिया था। सही बात तो ये है कि हम तो ये सोच रहे थे
कि ये श्री राम गोपाल को खड़ा कर रहे हैं तो शायद ये अपनी औरत को खड़ा करेंगे, अपनी वाइफ को। वो चुनाव हार गई थी। मैंने मिश्रा जी को यही कहा कि देखो वो चुनाव हार गई थी, यदि वो अपनी औरत को लाते हैं दूसरा कैंडिडेट बनाकर तो फिर हमें अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। ये हमने फैसला ले लिया था। हमने पार्टी के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि नहीं उनको जिताना चाहिए, तो लेकिन उन्होंने तो टेलीफोन ही नहीं उठाया। मिश्रा जी का नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया। पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। उधर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मायावती के बयान के बाद बसपा के साथ जाने से इनकार किया, साथ ही सपा और बसपा दोनों पर तंज भी कसा। मायावती जी और अखिलेश वो हैं जो बबुआ भतीजा बने हुए थे पिछले चुनाव में, मुंह की खानी पड़ी। अब वो दोनों एक दूसरे को प्रेम की जगह अब उनकी राजनीतिक नूरा कुश्ती हो रही है, तो चलने दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है, उनके किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। तो इन लोगों के पास कोई अब चारा नहीं है अपने अलावा एक दूसरे से लड़ने को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से और योगी जी से अब इनके अंदर लड़ने की कोई शक्ति नहीं। और खुद अपनी गलतियां गिनवा लें मायावती जी, एक दिन अखिलेश जी भी आ जाएं वो भी गलतियां गिनवा दें, मगर एक गलती दोनों की जो है वो कॉमन है, वो है कि आप सरकार में आए, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है और लूट कर आपने अपनी तिजोरियां भरी हैं। इसके लिए दोनों सार्वजनिक एक साथ मंच पे आके माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर में सक्षम है, मजबूती से खड़ी है, कार्य कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का केंद्र में है। हमें आप वोट, आपकी आवश्यकता नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। देखिए, तो जनता से जुड़ी हुई पार्टियां जनता के बीच में ही अपनी पार्टी की जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई हैं, और मामला सिर्फ राज्यसभा चुनाव का नहीं है, बल्कि उसके बाद एमएलसी चुनाव, फिर कई तरह के और छोटे चुनाव या पंचायत के चुनाव, जो अपने आप में किसी भी स्तर में छोटे हम नहीं कह सकते क्योंकि उनके मायने बड़े ही होते हैं, लेकिन उन तमाम चुनावों में अब कौन कहां पर किसके साथ रहेगा, कौन कितना ताकतवर बनेगा, और फिर उसी के आधार पर तय होगा कि असल लड़ाई 2022 में किसकी होने वाली है, किससे होने वाली है। यहां पर सपा बसपा की लड़ाई में देखिए कांग्रेस ने भी एंट्री मारी है। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई, हालांकि तंज कसा गया बीजेपी पर, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस लगातार यह भी कह रही कि दरअसल ना तो समाजवादी पार्टी को यह कदम उठाना चाहिए था और ना ही इस तरीके से कोई भी समझौता करना चाहिए था बसपा को बीजेपी से। इन दोनों बातों को खारिज करते हुए या इस पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अपना पक्ष रख रही, बीजेपी कहती है कि हम जनता के बीच में हैं, जनता हमारे साथ है, हमें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता का साथ हमारे साथ है, उसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। अब यहां पर मायावती के लिए वाकई विचार करने का विषय है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने एक्शन तो अपने विधायकों पर ले लिया, लेकिन अब उसका संकेत और संदेश क्या होगा भविष्य के लिए, पार्टी और किस तरीके से मजबूत हो पाएगी, क्योंकि 14 के बाद से लगातार एक के बाद एक आघात पार्टी को लगता चला गया और सपा के साथ मिलकर एक तरीके से मजबूत गठबंधन बनाकर कुछ फायदा बीएसपी को तो मिला, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिल पाया। अब यहां पर सवाल यह कि समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी की सीधी लड़ाई हमसे और हम ही लड़ाई लड़ेंगे 2022 में, लेकिन फिर बाकी अन्य दल क्या करेंगे और बीजेपी क्या वाकई एकला चलो के राह पर ही रहेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा रहा हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है दीपक भाई आपका। और हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हेमंत तिवारी जी आपका। हेमंत तिवारी जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है और बड़ा दिलचस्प मोड़ है जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी को रणनीतिक तौर पर किसी विपक्षी दल ने झटका तो दिया, वो नहीं फंसी बीजेपी, अच्छी बात है, बसपा का कैंडिडेट बच गया, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक माहौल तो बन गया। ये रणनीति बनाने में कारगर रहे अखिलेश यादव, और अब उसी के आधार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं।
किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और कैसे गच्चा खा गई बीएसपी इस पूरे मामले में? अतुल, देखिए, एक बहुत साफ बात है और उसका आकलन मैं पहले से ही कर रहा हूं। परसों घटनाक्रम के बाद मेरे जहन में एक वाक्य आया था कि अखिलेश यादव ने एक ऐसी गुगली फेंकी है जो भागवत चंद्रशेखर गुजरे जमाने के बहुत बड़े फिरकी गेंदबाज थे भारत के, उनकी याद दिलाती है। अलग किस्म की गुगली थी जिसमें बहुतों को फंसना था। ये अलग बात है कि जो मैनेजमेंट का लेवल है अभी उसमें इमेच्योरिटी है, वहां अखिलेश यादव थोड़ा मात खा गए। लेकिन ये मात्र राज्यसभा के चुनाव नहीं है अतुल। राज्यसभा के चुनाव और जो बाई इलेक्शन 7 असेंबली सीटों पे चल रहे हैं, ये कहीं न कहीं 2022 के पहले के बहुत बड़े वार्म अप मैचेस हैं जी। 2022 का जो फाइनल होना है उसके पहले के वार्म अप मैचेस हैं। और जो संदेश जा रहा है ये 2022 का परिदृश्य एक तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। आज मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों सुबह से एक हेडलाइन घूम रही है। हाँ। और मुझे लगता है कि आपने पूछा तो उसके लिए इससे मुफीद कोई लाइन नहीं होगी मायावती जी के लिए, यानी बहन जी के लिए, कि भाजपा से यारी में अपनों को हारी मायावती। भाजपा से उनका लगाव इधर आपने 60-1.5 साल में देखा होगा। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद कई मौकों पर, चाहे वो कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करने वाली बात हो, चाहे हाथरस मुद्दे पे चुप रहने वाली बात हो, ये कहीं न कहीं एक संदेश पॉलिटिकल सर्कल्स में ही नहीं, गांव के चौपाल चौबारे और बाजारों में भी चर्चा का विषय था कि मायावती का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा। हालांकि बीच बीच में सफाई देती रही, लेकिन ये उनके इस प्रेम ने शायद उनके अपने जो इतिहास में सबसे कम स्तर पर उनकी संख्या विधायकों की थी, उत्तर प्रदेश की स्टेट असेंबली में 2.5 में थी, इकाई में आ गई, 7 विधायक अलग हो गए। और दूसरे एक मैसेज और गया जिसका बड़ा भारी पॉलिटिकल बेनिफिट अखिलेश यादव को निकट भविष्य मिल सकता है। हाँ। वो ये जो भाजपा के धुर विरोधी जो वोट हैं, जिसको हम सीधे सीधे अल्पसंख्यक वोट कहते हैं, अल्पसंख्यक वोटों पर जो एक अधिकार था मायावती का, मुझे लगता है को टूटने वाला है। और मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिन कारणों से, जो भी कारण हो पता नहीं, ज्ञात अज्ञात कारणों का जो प्रतिफल होने जा रहा है वो मायावती के लिए पॉलिटिकली बहुत खराब होने जा रहा है। और मायावती जैसे जैसे आउट होंगी, क्योंकि एक जमाने में ध्यान रखिएगा 2007 में दलित उनके पास वोट बैंक बड़ा रहा है, दलितों के साथ ब्राह्मण और मुसलमानों को जोड़ करके उन्होंने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। दलित हल्का फुल्का भाजपा की ओर उसकी रुझान बढ़ी पिछले 2 चुनाव से, और मुसलमान अब उनसे जो नाराज था उनके अतीत को देखते हुए उसकी नाराजगी अब सीधे सीधे सामने नजर आने लगी। जो 7 विधायक गए हैं, इसमें 3 मुस्लिम विधायक हैं, ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अलग थलग हो चुका है, ब्राह्मण पहले से। चलिए, यानी हेमंत जी, जो आपने कहा कि इसका एक दुष्परिणाम तो बीएसपी के लिए अभी फिलहाल दिखाई देता है, वो मैनेज कर पाएंगी मायावती, कैसे करेंगी ये भविष्य की बात है। लेकिन एक और बड़ी चीज बता। हाँ, हेमंत जी 2 बातें हुई। एक तो मायावती मैदान से सिकुड़ने लगी, बसपा सिकुड़ने लगी, मायावती कमजोर होने लगी, 22 में बहुत कमजोर होंगी। और जो स्पेस एक बचेगा, जैसे मुसलमानों का, उस पर निश्चित रूप से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की नजर है। दूसरा जो स्पेस बचेगा मायावती के जो हालिया ट्रेडिशनल वोट से, उस पर कांग्रेस की निगाह रहेगी, क्योंकि कांग्रेस इधर एक्टिव हुई है। तो कांग्रेस एक स्पेस पाने की स्थिति में है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के को असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे उसने एक सीट भले जानबूझ के छोड़ दी। भाजपा चाहती तो नई सीट जीत सकती थी, लेकिन जो भी अंडरस्टैंडिंग रही हो रामजी लाल गौतम के लिए उसने किया। भाजपा का नुकसान नहीं होने जा रहा है, अखिलेश का फायदा होगा। ठीक है, अखिलेश का फायदा होगा। और यही बात मैं कहने जा रहा था हेमंत जी, आपको रोककर, जो आपने कह दिया आखिरी में आते आते। देखिए, आपने जब वोटों का समीकरण और जातीय तौर पर समझाना शुरू किया, समुदाय कौन सा छटक सकता है उसको बताना शुरू किया, वही बात तो मैंने कल जब ये घटनाक्रम हुई थी तो उठाई थी।
वो ये था, और दीपक भाई इत्तेफाक से उस वक्त भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, कि कांग्रेस को इसमें देखिए क्या दिख रहा है कि अगर सपा ने ये क्रेडिट ले लिया, जो भी एक्सपोज किया, जो दावा वो कर रहे हैं, तो फिर क्या वो समुदाय उनके साथ इंटैक्ट हो जाएगा, तो भी कांग्रेस का नुकसान है। बाकी इसमें बीजेपी का कोई नुकसान अभी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की एंट्री इसी वजह से हुई है कि क्रेडिट उधर ना चला जाए। दीपक भाई, मेरा सवाल आपसे ही, उसके बाद में हरीश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि सभी आप लोग चूंकि भाजपा से ही लड़ रहे हैं, तो भाजपा बाद में ही बोले, उनके प्रवक्ता सबसे आखिरी में ही अपनी बात रखें, आपका भी पक्ष सुनकर। यहां सवाल यह है कि लड़ाई सपा बसपा की क्रेडिट कांग्रेस क्यों लेने लगी, कि असल में इन दोनों के बीच में धनबल की लड़ाई है, इन दोनों को जनता से कोई मतलब नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा, वही पार्टी जो आपके युवा दोस्त की पार्टी है, उनका कहना है कि हमारा मकसद एक्सपोज करना था उनको, राज्यसभा चुनाव से हमें बहुत लेना देना नहीं था, हमें एक्सपोज करना था जनता के सामने कि असल में हिडन तौर पर बीएसपी भाजपा के साथ ही खड़ी है, और वो अब दिख गया। अतुल भाई, पीछे जो घटनाक्रम लगभग एक साल में लॉकडाउन से लेकर अब तक घटे हैं, कई बार आपसे चर्चा हुई है। कांग्रेस को असल बात की पीड़ा ये नहीं थी बसपा ने भाजपा के साथ, भाजपा ने बसपा के साथ क्या किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लड़ रही है। जब हम बस देते हैं मुकदमा होता है, हमारे पार्टी कार्यकर्ता ज्ञापन देने धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, मुकदमा लेके आते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त विपक्षी दल जब जाते हैं धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने, उनको कलेक्टर खड़ा ज्ञापन लेता है और उनको बड़े सम्मान से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से एक बात कह रही थी, बहुजन समाज पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर, दलित उत्पीड़न के नाम पर, उत्तर प्रदेश में महिला दुराचार के नाम पर जब गिरती थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के रूप में आई थी, तब कांग्रेस ने पहली बार कहा था कि अघोषित रोका है, वो एक तथ्य के तौर पर प्रमाणित हो गया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, ये संभव नहीं है, ये दिख गया। उनका पर्चा वैध हो जाता है। जिस तरह से पर्चे खारिज कर दिए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बात की प्रमाणिकता हो गई कि लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं, संविधान सुरक्षित नहीं। तीसरी बात पे आता हूं, जो घटनाक्रम बड़े तेजी से अतुल भाई बढ़ा है, उसके पीछे सबसे बड़े कारण थे, पूरे प्रदेश और पूरे देश ने देखा था, भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। और जो हतराज बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, बसपा टूटी है, भाजपा टूटने जा रही थी। इस तरह से दोनों दलों की मजबूरी थी एक दूसरे के साथ लोकतंत्र की हत्या करते हुए, राजनीति को बदनाम करते हुए गले मिल जाएं, और वो दिख गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आता है, वो कहते हैं हम समर्थन विरोध नहीं, दूसरी तरफ उनके प्रत्याशी को जिताने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिस तरह से पिछले 30 वर्षों से बदनाम किया गया है, उत्तर प्रदेश में राजनीति को जिस तरह से खराब किया गया है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति वहां है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए उत्तर होता था, जो उत्तर प्रदेश जहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित थे, जहां की कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक न्यूज चैनल को लाइव कही, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं खड़े होते थे, वो उत्तर प्रदेश पुनः बहाल हो। जिन राजनीतिक पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना हो या किस तरह गठबंधन करना हो, वो खुला खेल फरुक्काबाजी हो, छुप के ना हो, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। ठीक है हरीश जी, क्या जवाब देंगे आप दीपक भाई को? और साथ में यह भी मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में आखिर क्या वजह है कि सब कुछ दिख रहा और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो फेयर गेम ही खेल रहे थे। और चलिए मान भी लिया कि आप फेयर गेम खेल रहे थे, कोई आपका समर्थन का औचित्य नहीं था कि आप बसपा कैंडिडेट को समर्थन देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं, लेकिन अब वो जब खुला ऑफर दे रही हैं या कह रही है मायावती कि हो सकता है भविष्य में बीजेपी के साथ भी हम जाएं तो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है। नहीं अतुल जी, पहली बात तो ये कि कांग्रेस संविधान की बात करती मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस कब से नीति और सिद्धांत और संविधान की बात करने लगी? कितना क्या क्या जुगाड़ किया इन्होंने। और रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे, अपने नीतियों, कार्यक्रमों, नेतृत्व के बलबूते पे और जनता की सेवा के बलबूते पे जनता के बीच
लंबी चौड़ी तकरीर दीपक जी कर रहे थे। दीपक जी को ये मालूम होना चाहिए कि केवल ट्वीट से जनता राजनीति नहीं होती, जनता के बीच जाकर के उनकी बेहतरी के लिए काम करना हो। लंबे कालखंड तक ये गरीबी हटाओ का नारा देते रहे और गरीब फूस की झोपड़ी में रहता रहा। ये क्रेडिट पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है, जिन्होंने गरीबों को छत मुहैया कराई, जिन्होंने गरीबों के घर में शौचालय बनवाए, जिन्होंने गरीबों के घर में बल्ब बांटे, को लाइट कराए, प्रकाश में रहे और बिजली का कनेक्शन पहुंचाया। तो ये बहुत सारे जो काम हैं, गरीबों की चिकित्सा कैसे हो, उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे हो, कठिन कोई बीमारी पहुंच जाए तो उसमें कैसे इलाज हो, इन सब की जिसने चिंता की, जनता उसके साथ। जनता केवल ये थाती समझ लेना कि हिंदुस्तान उसी की थाती है, हम ही रूल करना जानते हैं, हम ही सरकार चलाना जानते हैं, हम ही देश चलाना जानते हैं, ये दम्भ किसी को नहीं होना चाहिए। देश की जनता मालिक है, देश की जनता, ये देश कैसे चलेगा ये तय करती है, सरकार कौन चलाएगा देश की जनता तय करती है जी, इसकी नीति नियम क्या होंगे जनता तय करती है। ठीक है। और जहां तक बहन जी का सवाल है, भतीजे के साथ गठबंधन उनका था ना, और उसके पहले सबसे पहले गठबंधन तो उनका समाजवादी पार्टी के साथ ही बना था मास्टर कांशीराम जी के समय में, और क्यों नहीं चला पाए? अगर अंडरस्टैंडिंग होती, ईमानदारी होती, नीति में खोट नहीं होती, नियत में खोट नहीं होती, तो आखिर सरकार उनकी चलती नहीं। तब तो गेस्ट हाउस जैसा घिनौना कांड कर डाले लोग। और फिर जब फिर ये दोनों लोग साथ आए तो फिर भतीजे ने क्या किया, ये आज सबके सामने। प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, ठीक है हरीश जी, प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, लेकिन मेरे सवाल पर प्रतिक्रिया आपने नहीं दी। मैं तो ये पूछ रहा था, आपके पास आंकड़े थे, आप चाहते तो आराम से 9वां कैंडिडेट उतारते, जीत भी मिल जाती, वो आपने नहीं किया तो प्रश्न उठेगा। उसके बाद के घटनाक्रम को भी बीच में छोड़ दे, लेकिन अब आखिरी में जब खुद बसपा प्रमुख कह रही है तो उस पर आप कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, लेकिन असल में तो जरूरत अंदर खाने एक दूसरे को थी। ये बात आरोप के तौर पर कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, यही तो मैं एक्सपोज करना था। हेमंत जी, बहुत जल्दी से टिप्पणी इस पर मैं आपकी चाहूंगा, उसके बाद मैं दीपक के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि दीपक भाई संविधान के पास चले गए कि संविधान खतरे में है बीजेपी के रहते, फायदा क्या है कांग्रेस का इस पूरे घटनाक्रम में, ये उन्होंने जवाब नहीं दिया। और हरीश जी भी कह रहे हैं कि संविधान की बात कांग्रेस कह रही है, हास्यास्पद है, उन्होंने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पूरे घटनाक्रम में असल में कहां पर वाकई निशाना लगा है? क्या सिर्फ बसपा पर निशाना लगा, ये तो दिख रहा है, और जो निशाना इधर उधर और लगा है जो दिख नहीं रहा, वो क्या है? देखिए अतुल, ये सियासत की जो शतरंज होती है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की होती है। इसमें बहुत सी चीजें प्रत्यक्ष दिखती है, बहुत चीजें नहीं दिखती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक चूक, जहां तक मेरा अपना आकलन, भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट छोड़ दी। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जरा सा सूक्ष्म प्रबंधन के साथ नवी सीट जीत सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा चलो अभी इनको कर दो थोड़ा सपोर्ट, उसके बाद जो है जो एमएलसी का इलेक्शन होगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक चूक हुई, ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव का प्रकाश बजाज से कोई मतलब नहीं है। प्रकाश बजाज कहां से आ गए? वो कहां सपा का कार्यकर्ता है? कहीं नहीं दिखे थे। अखिलेश यादव का एक मोटो था और वो 1.5 साल से मौका तलाश रहे थे, जब 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एकदम अकल्पनीय गठबंधन करने के बाद असफल हुए और मायावती ने एकदम से साथ छोड़ दिया, छिटक दिया, बल्कि कहेंगे आपको हाथ छिटक दिया इनका। तो मौका तलाश रहे थे। मौका 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। एक तो मायावती का जवाब, टिट फॉर टैट, आपने जैसा किया मैं वैसा कर रहा हूं। दूसरा, एक बहुत बड़ा मैसेज जो अखिलेश यादव के लिए पॉलिटिकली बहुत फायदे का हो सकता है, बल्कि होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि एक जमाना 1991-92 के बाद की जो सूरत उत्तर प्रदेश में थी, जब मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, मतलब ये मान के चलते थे लोग कि 100% में 98, 95, 96, 90% मुस्लिम वोट मुलायम सिंह यादव को मिलेंगे।
अखिलेश यादव को शायद आज उसकी बड़ी ज्यादा दरकार थी अपने एक परमानेंट वोट बैंक के साथ। जो मुस्लिम वोट्स का डिवीजन हुआ, जिस मुस्लिम वोट्स के डिवीजन के चलते 4 बार अवसर आया मायावती को मुख्यमंत्री बनने का, अब शायद मुस्लिम कई बार मायावती की हरकतें देख करके आजिज आ गया है। और एक बड़ा मौका है जब पूरा का पूरा अल्पसंख्यक वर्ग सीधे सीधे अखिलेश यादव की ओर जाएगा। अखिलेश यही मौका तलाश रहे थे कि कैसे एक्सपोज करें कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी का एक इनहेरेंट समझौता है या उनकी एक अप्रत्यक्ष बातचीत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और शायद भले एक सीट हार गए, नामांकन रद्द हो गया मिसमैनेजमेंट के नाते, लेकिन उनका जो अभीष्ट था कि मायावती को एक्सपोज करना कि मायावती बगलगीर हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसमें अखिलेश यादव कामयाब हो गए। जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा था, कांग्रेस के पास जब मायावती कमजोर होंगी तो कांग्रेस के पास एक ऑप्शन होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इधर साल 1.5 साल में थोड़ी मेहनत की है, सड़क पे दिखे हैं। परंतु कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए उनका संगठन बहुत कमजोर है। उनके पास गांव गिराव छोटे जगहों पर झंडा उठाने वाले लोग नहीं, उनके भी संगठन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर बीएसपी की कमजोरी का पॉलिटिकल माइलेज लेना है या उस स्पेस को इनको फिलअप करना है, तो पहले इनको अपने वर्कर्स तैयार करना। ठीक है हेमंत जी, मैं आपको रोक रहा हूं बहुत जल्दी से। एक सवाल मैं लूंगा दीपक से और संक्षेप में जवाब लेकर इरफान सोलंकी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है इरफान आपका भी, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। दीपक, यही मेरा सवाल है, आप क्यों कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ कांग्रेस लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ, ना तो सपा ना तो बसपा, और बसपा तो पहले से ही कांग्रेस ने एक्सपोज कर दिया था कि बीजेपी के साथ खड़ी है। अब समाजवादी पार्टी ये कहकर और करके सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट कर रही है, जबकि एक्सपोजर का काम, एक्सपोज करने का काम कांग्रेस ने पहले किया था। अतुल भाई, जैसे आज कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने पहले एक्सपोज कर दिया था बहुजन समाज पार्टी को, ये आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के रूप में कांग्रेस पार्टी है। मैं नहीं कहूंगा, अगर मेरे ख्याल से अगर हेमंत भाई दिल से, चूंकि बड़े भाई हेमंत भाई हम लोगों के हैं, व्यक्तिगत संबंध बड़े भाई जैसे उनसे हैं, अगर वो दिल से स्वीकार करेंगे, इस उत्तर प्रदेश ने यह भी देखा है जो पार्टियां आपस में लड़ती रही, सरकार बनाती और बिगाड़ती रही, समय आने पर उनके नेता आपस में गलबंदियां कर गए थे। आपस में एक दूसरे की कितनी मोहब्बतें थी जब वो मुख्यमंत्री थे या जब वो मुख्यमंत्री हुए, उस प्रगाढ़ता की कस्में खाई गई, प्रदेश जनता को बताया गया। कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, इस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तेरे नाम पर, मेरे नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटकर उत्तर प्रदेश को कमजोर करने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश को बेकार और बेरोजगार करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार दर दर भटक रहा है, हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, चाहे नोएडा के हो, गाजियाबाद के हो, अमेठी के हो, आपके गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री जी आते हो वहां के हो, सतहरिया के हो, तमाम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया थी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने स्थापित की थी, वो बंद हो गए, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम किया और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में लक्ष्य लेकर आई है। उत्तर प्रदेश ने जो 1989 के बाद से अपने उस मुकाम को खोया था, फिर से हासिल करना चाहती है। दीपक भाई, आप स्पष्ट बोल रहे हैं ना कि बीजेपी नहीं बल्कि खास तौर से जो बाकी अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, यानी सपा और बसपा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को सिर्फ खोखला करने का ही काम किया है। अतुल भाई, मुकदमे किस पे हुए हैं? मुकदमे सिर्फ कांग्रेस पर क्यों? कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करे, उस पर मुकदमे, और पार्टियां प्रदर्शन करने जाए, उन्हें समर्थन, उनको फूल, उनको मालाएं, उनके कलेक्टर खड़े होकर ज्ञापन ले, हमें लाठी चलाए, आखिर क्यों? ये रिश्ते क्या कहलाते हैं? ठीक है दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं। इरफान भाई, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि हमारा मकसद, हमारे नेता का मकसद ये था कि हम एक्सपोज करें बसपा किसके साथ खड़ी है और बसपा के साथ कौन खड़ा है, और आपने उसमें सफलता हासिल की। भले आपके कैंडिडेट नहीं जा पाएंगे जीतकर, लेकिन आपने वो एक्सपोज करने वाली जो मामला था उसमें सफलता हासिल की। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस अब आप पर ही सवाल खड़े कर रही है। तोड़ने का आरोप, वो भी जायज नहीं है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, धनबल तक का आरोप लग रहा है, और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा आरोप कि आप क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं एक्सपोज करने का। ये तो कांग्रेस पहले से ही बताती चली आ रही थी। मेरे भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा अपने साथ जी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे या कुछ ना कहे, हाँ,
हम जो करते हैं वो करते हैं टंके की चोट पे। आपने देखा कि किस तरह से हमने नॉमिनेशन कराया और किस तरह से बीजेपी और बीएसपी दोनों जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे उनको आईना दिखाने का हमने काम करा और समाज के सामने बहन जी का नकाब उठाने का काम हमारे अखिलेश यादव जी ने करा। तो इसमें क्या क्या अलग किया? ये काम तो कांग्रेस पहले से ही कर रही थी। यही तो भाई मेरा सवाल था इरफान भाई। अरे उनके करने और उनकी कतनी और कन्नी में फर्क है भाई। हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। हमने तो नॉमिनेशन भी कराया, हमने तो सब कुछ बताया, ये देखिए ये करने जा रहे हैं। तो ये इरफान भाई, आप कह रहे हो, हम कर ही रहे थे। इरफान भाई आप कह रहे हैं कि बहन जी का नकाब आपने उतार दिया। बहन जी कह रही हैं कि वो तो परिवार की बहू के लिए और अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिंपल के लिए तैयारी करके बैठी थी कि उनको अगर वो कैंडिडेट बनाए तो वो जितवाएंगी उनको, और आपने बहन जी का नकाब उतार दिया। क्या चीज भाई? बहन जी को आपने सुना? उनका तो ये कहना था कि डिंपल यादव को अगर कैंडिडेट बनाते तो मैं तो जिताने के लिए कह चुकी थी सतीश चंद्र मिश्रा को। चलिए शायद फोन कट गया, मैं चाहूंगा एक बार फिर से इरफान भाई को जोड़ा जाए। हरीश जी अब देखिए कांग्रेस की लड़ाई समाजवादी पार्टी से वो भी दिख रही है और आपसे तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में 2022 के प्लेटफॉर्म की बात कही जा रही है। यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब सीधा लड़ेगी। कांग्रेस कह रही है लड़ी हम रहे थे तो और कैसे कोई और लड़ सकता है, और बीएसपी कह रही है कि हम लड़ेंगे, दोनों से लड़ेंगे लेकिन बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। आप कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे आपके साथ, क्या मतलब है? मैं अतुल जी, मैं 19 के चुनाव में भी तमाम जनपदों में गया था और हमारे मित्र हेमंत जी ने अपना विश्लेषण दिया भी कि किस तरह से अखिलेश यादव जी गेन करने जा रहे हैं। पूरी तरह से जो माइनॉरिटी वोट है वो एक मुश्त उनकी तरफ जाएगा चुनाव में। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं जी कि जो लोग केवल ये माइनॉरिटी और इसकी राजनीति कर रहे हैं, अब जनता में बड़ी जागरूकता है और वो आप ही बात कह रहे हैं हरीश भाई हेमंत जी ने क्या कहा पूरी बात कहिए, जिसको पूरी बात कहिए, हेमंत जी भी सुन रहे हैं। हाँ, जिसको वो अपना बहुत बड़ा अपना सपोर्ट बेस मानते हैं, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अकेले माइनॉरिटी के बदौलत ना अखिलेश जी सरकार बना सकते हैं, ना कांग्रेस सरकार बना सकती है। यही माइनॉरिटी और ये सब खेल खेलते खेलते आजादी के बाद से माइनॉरिटी को राष्ट्र की मुख्यधारा में लोग शामिल ही नहीं होते, और अब पुनः उसी रास्ते पे कांग्रेस के लोग बहुत देश का और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये दुनिया जहान को मालूम है कि किस तरह से जातियों में टुकड़े टुकड़े करके कांग्रेस ने इस देश को बांटा, समाज को बांटा, और उसी का नतीजा है कि जिस हाइट पे भारत को होना चाहिए, जिसके पास सबसे ज्यादा समृद्ध ह्यूमन रिसोर्स हो, सबसे ज्यादा समृद्ध मिनरल खनिज संपदा हो, खेती की जमीन और उपजाऊ पानी हो, वो देश। हरीश जी अब खेती की जमीन और उपजाऊ पानी वो सारी बातें छोड़ दीजिए। मेरा प्रश्न ये है हरीश जी, मेरा प्रश्न ये है कि 2022 में कौन हाइट पे रहेगा? आप कह रहे हैं देश को जहां हाइट पर रहना था, चलिए मान लिया नहीं रह पाया, लेकिन हाइट पर, क्योंकि सपा ये कह रही है कि हमें एक्सपोज करना इसलिए जरूरी था इन लोगों को क्योंकि हम दिखा रहे थे जनता को और दिखाना चाहते थे कि ये कैसे मिले हुए हैं और इसका फायदा हमें मिलेगा। हेमंत जी का आपने जिक्र किया, हेमंत जी ने भी ये कहा कि अखिलेश को हो सकता है इसका फायदे हम मिले, भले आपका नुकसान उतना ना हो लेकिन उनका फायदा तय है। नहीं, मैं वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जो लोग ये गुड़ा भाग खाली जाति और माइनॉरिटी का करते आए हैं अब तक, अब वो चलने वाला नहीं समाज देश में, और वो चाहे अखिलेश जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये एक दूसरे को अपने आप एक्सपोज कर रहे हैं समाज में और देश में। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को पे काम कर रही है और उसी पे काम करेगी, और पुनः इस देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथों को पूरा मजबूत करेगी। आप 22 में भी देखिएगा। ठीक है हेमंत जी, हम देखेंगे कि 22 में क्या होगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसमें एक चीज मुझे दिख रही है। आपने जैसा कहा कि हो सकता है कि मुलायम सिंह वाला वो कॉन्सेप्ट जो एक दौर में चर्चा का विषय रहता था कि इतने परसेंट कम से कम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनके साथ इंटैक्ट हैं, आज इस घटनाक्रम के बाद अगर वो फिर से फॉर्मूला बन जाता है, वो लागू हो जाता है और सफल भी हो जाता है,
तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश का तो फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो फिर कांग्रेस का होगा। क्या दीपक भाई चाहेंगे? क्योंकि उनका भी तो अपना वोट कास्ट वहीं पर है, उस पर भी वो नजर रखते हैं। वो भले कह दें कि नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई वही है। तो अगर ये गणित है और ये गणित आगे फिट बैठनी शुरू होती है तो कांग्रेस का रोल कैसे रहेगा फिर? देखिए अतुल, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई पार्टी सरकार बनाने जा रही है। खाली ये कहा कि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, माइनॉरिटी वोट्स का जो डिवीजन पिछले 20-25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देखा गया, शायद अब उसके खत्म होने का वक्त आया है। और अखिलेश यादव यही मौका ढूंढ रहे थे। मैंने थोड़ी कहा कि कोई सरकार कौन बनाए, भाई डिफेंडिंग चैंपियन भाजपा है, लेकिन भाजपा को भी देखना चाहिए कि निकट अतीत आप देख लीजिए, सन 2000 के बाद रिपीट करके कोई सरकार नहीं आई है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक अवसर तो अपोजिशन तलाशेगा ही। नंबर एक बात, भाजपा के पक्ष में क्या रहता, मैंने पहला जवाब दिया था उसको थोड़ा विस्तार दे रहा हूं। भाजपा के पक्ष में यही रहता, आप डिफेंडिंग चैंपियन है, 350 विधायकों की सरकार आपने बनाई, 300+ MLA आपके पास इस वक्त हैं, आपको 60 से अधिक लोकसभा की सीटें मिली, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जब का एक माहौल बनता है पूरे देश में देखा जा रहा है। हम उस पर भी नहीं जाते, हम तो खाली एक बात कहते हैं कि अगर डिवाइडेड अपोजिशन रहता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खिताब बचाना, जो 2017 खिताब है, वो अपेक्षाकृत आसान रहता। लेकिन अब अगर अल्पसंख्यक वोट एकमुश्त जाते हैं अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को, यादव वोट लगभग एकमुश्त पर रहते हैं, और उन्होंने कुछ समीकरण खेला। चूंकि ये तो मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में परिणाम का एक बहुत बड़ा आधार जाति होती है, जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर डिवाइडेड अपोजिशन होता, अगर मायावती और भाजपा की नजदीकी एक्सपोज नहीं होती या नहीं होती है भविष्य में, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे रणनीतिकार की तरह आसान फील्ड मिलती। वरना तो हेमंत जी क्या इसीलिए आज यहां पर बीजेपी ने इस बात को झटक दिया कि नहीं हमें साथ नहीं चाहिए, और यही एक दांव चला था बीएसपी प्रमुख ने कि जितना नुकसान हुआ कल के घटनाक्रम के बाद, आज उसकी भरपाई कम से कम ये कहकर कर लें कि हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, ताकि थोड़ा नुकसान उधर भी हो। नहीं, निश्चित रूप से। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद आप कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी मूव मायावती का देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने की उनकी नीयत कहीं नजर नहीं आई उत्तर प्रदेश में। कहां आई कोई बता दे, तो ये नहीं माना जा सकता। लेकिन जो नुकसान होना है, देखिए भावनाओं की बात होती है, ये पूरे देश को पता है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है वोटर्स का जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे नाराज रहता है। उसको तो वो पार्टी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो इस मामले में जो एक बड़ा दावा, बड़ा दखल, सबसे ज्यादा मुस्लिम और ब्राह्मण कैंडिडेट का नारा देने वाली बीएसपी ने अपना मैदान सिकोड़ लिया, अपनी स्थिति कमजोर कर ली। फिर मैं कह रहा हूं, अभी मैं एक हेडिंग मेरे दिमाग में थी, दोबारा बता रहा हूं कि भाजपा से यारी में अपनों को हारी मायावती। तो मायावती अपने विधायक भी हार रही है, शायद एक बड़ा बल्क वोट बैंक भी हारे, और वो वोट बैंक जो शिफ्ट होगा कहां जाएगा? निश्चित रूप से अखिलेश यादव पास जाएगा। क्योंकि अभी ठीक है हेमंत जी इस पर मैं एक जवाब देना चाहूंगा। दीपक भाई के पास मैं जा रहा हूं। दीपक, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, जो बात हेमंत जी कह रहे हो, जिस तरीके से उन्होंने उसको वाकई समीकरण के हिसाब से समझाया, क्या यही वजह है कि कांग्रेस एकदम से हमलावर हो गई? प्रियंका को ट्वीट करना पड़ा, आप कह रहे हैं, कल भी मैंने आपसे बात की थी, अभी भी आप कह रहे हैं कि हम तो पहले से बात कह रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ आप कह रहे थे और फिर भी इस घटनाक्रम के बाद हेमंत जी के हिसाब से उसका थोड़ा या बहुत ज्यादा फायदा, जो फायदा होना है, थोड़ा होना है, ज्यादा होना है, वो होगा अखिलेश को, ये बात कांग्रेस को कहीं ना कहीं खटक रही है? बिल्कुल नेतुल भाई, बिल्कुल नहीं खटक रही। कांग्रेस पार्टी वसूलों के आधार पर राजनीति करती है और आगे भी करेगी। यही तो कांग्रेस पार्टी की चिंता है। उत्तर प्रदेश को पिछले 30 वर्षों से कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भटकाने के नाम पर बांटे रखा गया। उत्तर प्रदेश की मूल जरूरतें क्या हैं, उससे दूर रखा गया। अभी तमाम साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों की आदत है, अगर उनसे कुछ स्लोगन रटता है उसे छीन लीजिए, उस टॉपिक पे बोल ही नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश किस मुकाम पे, उत्तर प्रदेश में किसानों की क्या घटी है, नहीं बता पाएंगे। क्यों घटी, विकास दर घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नहीं बोल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी
मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार किसी पर हुआ है तो दलितों से ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पर भारतीय जनता पार्टी ने की, जो मैं कहना नहीं चाह रहा था। दलितों पर अत्याचार किया, जब भारतीय जनता पार्टी ने दलितों पर अत्याचार किया है, तब तक बसपा और भाजपा एक दूसरे से लुका छुपी खेलते रहे। तब कांग्रेस पार्टी ने फ्रंट खोलकर उसका मुकाबला किया, तब उत्तर प्रदेश की और राजनीतिक पार्टियां सामने नहीं आ रही थी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में वसूलों के आधार पर राजनीति हो। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे मुद्दों पर बसपा सपा को समर्थन दिया है। राज्यसभा विधान परिषद चुनाव में 2014 में 2012 में हमारा बहुमत था, 29 एमएलए हमारे थे, तब भी हमने बसपा को समर्थन दिया, सपा को समर्थन दिया। हमने विधान परिषद में हमारे पर्याप्त संख्या के बाद भी कैंडिडेट नहीं खड़े किए। हम भारतीय जनता पार्टी को सच में हराना चाहते थे। हमारा अपना वसूल सिद्धांत इस बात के लिए था कि जब भाजपा मजबूत होती है देश कमजोर होता है, जब भाजपा मजबूत होती है उत्तर प्रदेश कमजोर होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से एक ही पार्टी, एक ही सिद्धांत पर, सारी पार्टियां एक ही सिद्धांत पर है, खुद मजबूत हो, हमारा दल मजबूत हो, उत्तर प्रदेश कमजोर हो। कांग्रेस पार्टी इसको रोकना चाहती है। तो दीपक भाई फिर अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? आप सपा बसपा को खुद ही कह रहे हैं हमने कई बार समर्थन दिया, उदाहरण भी आपने दे दिया, फिर आप कह रहे हैं कि ये पार्टियां आकर उत्तर प्रदेश को कमजोर करती रहीं, खुद को मजबूत करती रहीं, तो अकेले बीजेपी क्यों जिम्मेदार आप कह रहे हैं कि वही है प्रदेश और देश को कमजोर करेगी? बोलिए ना फिर कि इन्होंने भी कमजोर किया और आपने इनका साथ दिया। नहीं, मैंने पहले कहा अतुल भाई, हमने कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से 31 वर्षों से बेहाली और बदहाली को उत्तर प्रदेश पहुंचाने की राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों के बारे में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के बारे में, उत्तर प्रदेश के बंद होते उद्योग धंधों के बारे में किसी पार्टी ने चिंता नहीं की। अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में और अपने पार्टी को बचाने के चक्कर में राजनीति की। कांग्रेस पार्टी का जो पहले दिन से मोटिव है, आप देखिए प्रियंका गांधी जी विभिन्न मुद्दों पर रोज चर्चा करती हैं विभिन्न प्रकार के लोगों से। अभी हेमंत भाई ने कहा हमारा संगठन कमजोर है, कमजोर है नहीं, कमजोर था। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में गांव स्तर तक बन गया है। हम सही समय पर सही जवाब देंगे, बिना जाति बिना धर्म की बात के जवाब देंगे हम। अगर आप टीवी डिबेट में तो कहेंगे ना कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का अत्याचार किया, हम कहेंगे दलितों के साथ भाजपा ने अत्याचार किया, बसपा वहां खड़ी थी। हम कहेंगे जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तोड़ी जा रही थी, महिलाओं का दुराचार हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी अकेले संघर्ष कर रही थी, बाकी राजनीतिक दलों में दफ्तरों में ताले बंद थे। हम चूंकि वसूलों की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ठीक है, नहीं देखिए सर, अब विकास क्या है ना दीपक भाई, विकास तो देखिए मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि सारी पार्टियां करती हैं, ये ऐसा वो कहती हैं तो करती भी हैं। हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, जो बात यहां पर हो रही है, देखिए घूम फिर कर कांग्रेस चली जा रही है संविधान पर, संविधान की बात वो कर रही है तो बीजेपी के प्रवक्ता को हंसी आ रही है। इस पूरे प्रकरण में जो ट्रैप था, उस ट्रैप से बीजेपी छिटक कर अपने आप निकल गई, लेकिन बसपा पूरी तरह से फंस गई। अब इस पूरे प्रकरण को हम कहां पर देखें कि उसका अंत कहां पर होगा, किस तरीके का होगा? और यहां पर सपा अगर बार बार ये कह रही है कि ये हमारी वजह से हुआ, हमने एक्सपोज किया, ये बात सबसे ज्यादा चुभ किसको रही है, किस दल को? अब्दुल, आपका सवाल मुझसे है? हाँ अरविंद, आपसे। देखिए, मैं सवाल क्या है कि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं अतुल, अगर आप भी ध्यान दें इस बात को तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई और शायद उसी पे जो है जिसको कहते हैं ना कि उसी को छिपाने के लिए ये बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। हाँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सपा के जाल में बसपा फंसी या बसपा के जाल में सपा फंसी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन देंगे, मतलब इतना अगर आक्रामक हो जाना तो ये जो मैसेज जाएगा, पॉलिटिकल मैसेज जो जाएगा, वो कितना बड़ा मैसेज होगा, शायद आप कोई सोचे तो उस पर विचार करे, मनन करे, मंथन करे, क्योंकि कोई पॉलिटिकल आदमी जो है जी उसको ये बात पछती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मना भी कर दिया कि हमें नहीं चाहिए समर्थन आपका। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ऐसे में अगर अतुल आप देखें कि अगर कोई कह दे कि भाई हमें नहीं चाहिए, उसके बाद भी कोई समर्थन दे रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये तो एक्सट्रीमिज्म है ना। ये तो ऐसा कुछ हो रहा है जो शायद जैसे गठबंधन सपा और बसपा का हुआ था, बहुत सारे लोगों को ये बिलीव नहीं हुआ। ठीक है, शायद अरविंद का फोन कट हुआ है। बहुत जल्दी से हरीश श्रीवास्तव साहब, मेरा सवाल यह है कि आप बार बार ये कह रहे हैं, फोकस करके कह रहे हैं कि हमें ना तो साथ चाहिए बसपा का और ना ही अब वो माहौल रहा
कि इस आधार पर चुनाव होगा, माइनॉरिटी उसमें रहेगी, लेकिन सच्चाई है, आप भी जानते हैं, चुनाव आते आते वो सारी चीजें उभर कर आती हैं, नेताओं के बयानों में मुद्दे भी आ जाते हैं, श्मशान कब्रिस्तान भी आता है। क्या वाकई इस पूरे प्रकरण में आपने बसपा से दूरी इसलिए बना ली कि वो मैसेज कम से कम आपकी तरफ से कन्वे ना हो, स्पष्ट रहे जनता को कि हाँ हमारा कोई लेना देना नहीं था, वहां पर गड़बड़ी थी और उसका खुलासा हुआ तो वो भुगते? नहीं, देखिए, वो तो मायावती जी के बयान से ही पूरी तरह साफ है कि वो अखिलेश यादव जी की पत्नी को राज्यसभा में भेजना चाह रही थी और उन्होंने मिश्रा जी को कहा था, मिश्रा जी का फोन सपा के लोगों ने नहीं उठाया। मैं, हमारे मित्र जो कांग्रेस के हैं, जो बड़ी विकास और रोजगारी और पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, ये भूल गए कि पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पे बीमारू राज्य का टैग था। अगर बड़ा विकास कर दिया था बीमारू राज्य का टैग तो हमारे पास और सदन के प्रमाण है, सदन के प्रमाण है जो सरकार ने जवाब दिया। हरीश भाई, आप टीवी चैनल पर झूठ बोल सकते हो, लेकिन सदन में जवाब प्रमाणित तौर पर देना पड़ता है। सदन में आपकी सरकार ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में विकास दर घटी है। सदन में आपकी सरकार ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। सदन में आपने स्वीकार किया है कि किसानों की जो विकास आय थी वो कमजोर हुई है। मैं तथ्य और प्रमाण के आधार पर बात करता हूँ हरीश भाई। ठीक है, ठीक है, नहीं, दीपक भाई बोल लेने दीजिए एक बार हरीश जी को। अच्छी बात है कि वहां पर आप लोग प्रमाणों से बात करते हैं, यहां पर भी आप देखिए कोई झूठ ना बोले, प्रमाणों से ही बात करें, सारे मुद्दे ठीक है। हरीश जी, मेरा सवाल ये था कि आपने क्यों अचानक से एकदम से ये स्टैंड ले लिया? जैसे ही उन्होंने ऑफर किया आपने स्टैंड ले लिया कि हमें साथ नहीं चाहिए, मैसेज गलत ना चला जाए इस वजह से ही ना? मैसेज की क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी ने किसी से मदद मांगी हो तब तो वो बात कहे ठीक है हम मदद देने के लिए आपकी तैयार हैं। जब हमने मदद मांगी नहीं किसी की तो हम ये बात कहने में क्या हर्ज है मुझे कि साहब हम आपकी मदद मुझे नहीं चाहिए। हमने मदद मांगी होती तब तो हम कहते कि हाँ ठीक है आप मदद कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन जब हमने नहीं मदद मांगी तो हम ये कह रहे हैं कि हमको जरूरत नहीं मदद की। ठीक है दीपक, फाइनल कमेंट्री में आपका चाहूंगा। यहां पर मूल प्रश्न अब यहां पर सिर्फ इतना ही रह गया कि इस पूरे घटनाक्रम का पॉलिटिकली नतीजा क्या निकलेगा। आप जो बात कह रहे हैं शुरुआत से यही बात समाजवादी पार्टी कहती है, यही बात बसपा भी कह रही थी, लेकिन अब यहां पर आप तीनों अलग अलग तरीके से लड़े या बसपा बीजेपी के साथ मिलकर आपसे लड़े, उसमें आपको नहीं लगता है कि हाँ फायदा बहुत ज्यादा किसी का नहीं हो रहा? खासतौर से मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। बीजेपी एक लाइन पर चल रही, एक तो हम अकेले हैं, जनता के साथ हैं, दूसरा कि हम अपने उन मुद्दों पर ही रहेंगे, हमने काम किया होगा तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। अब्दुल भाई, भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी किया था। कांग्रेस पार्टी सवाल इनसे पूछेगी संकल्प पत्र के कौन से पन्ने अभी जीवित हैं, कौन से पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया है। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादे किए थे, किसी वादे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी नहीं हुई। किसी एक वादे पर, मैं इसको बड़े दावे के साथ कहता हूं, तथ्य और प्रमाण मैं साथ लेकर बैठता हूं, तो भाई मेरी आदत है। तो भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के जो दल आज विपक्ष में हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बेहाल किया, बदहाल किया। मैंने अभी जब आपने हरीश वाजपेयी जी बोल रहे थे, हरीश श्रीवास्तव जी, तो आपने रोका। सदन के भीतर इनकी सरकार ने तथ्य और प्रमाण के साथ लिखित रूप कर दिया है। इन्होंने ये माना है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आय घटी है, इसे बढ़ाने का वादा इन्होंने किया था। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिन्होंने इन्हें बढ़ाने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में विकास दर घटी है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार से तो जिम्मेदार है। और ये क्रम जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, ये क्रम तब से जारी है। तो कांग्रेस पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने व्यक्तिगत फायदे की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ, उत्तर प्रदेश की जो बदहाली पर ले जाने वाले पार्टी है, उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी और उत्तर प्रदेश फिर से एक मजबूत प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश फिर से उत्तर प्रदेश बने, प्रश्न प्रदेश बन के न रह जाए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है और इसी के लिए संघर्ष करेगी। ठीक है हेमंत जी, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर, सिर्फ इतना कि मौजूदा जो अभी सिनेरियो बन रहा है उसको आपने कहा कि बहुत हद तक अखिलेश को फायदा मिले, लेकिन दीपक कह रहे हैं कि कैसे मिल सकता है, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। यहां पर मूल प्रश्न आ जाएगा कि क्या भविष्य में अभी से, हालांकि बहुत पहले मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और ये लोग दूर का सोचते हैं, तो हम पत्रकारों को भी कम से कम दूर का सोचना चाहिए।
बसपा उनको ऑफर कर रही है, वो करें नहीं चाहिए भाई, हम अकेले लड़ लेंगे। सपा ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया, ये दीपक भाई ने 3 बार कहा है अभी, लेकिन कल को ऐसा तो नहीं होगा फिर 2 युवा लड़के साथ में आ जाएंगे। भैया सियासत है अतुल जी, हम पत्रकार हैं, जनता भोली भाली है, ये जो कहते हैं वही हो, ये बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। ये शाम तक कुछ और कहते हैं, सवेरे कुछ और करते हैं। रीता बहुगुणा जोशी इतनी बड़ी नेता हैं, शाम तक कांग्रेस के लिए बयान दे रहेगी, सवेरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी, ये कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन एक बड़ा मैसेज इस पूरे एपिसोड का जो मुझे समझ में आता है कि एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, वो ये है कि 2022 का परिदृश्य थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आने लगा। भारतीय पार्टी जो बड़ा पहलवान हो रही थी 2017 के इलेक्शन में, अब भी सबसे मजबूत पहलवान है। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में मायावती अकेले रहेगी, अलग अलग रहेंगी, अकेले लड़ेंगी, और अखिलेश यादव के साथ बाकी लाइक माइंडेड पार्टियां वक्त की जरूरत के हिसाब से एक हो सकती हैं। एक प्रदेश मेरी दृष्टि में फिलहाल नजर आता है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक तंत्र कांग्रेस से कहे को कमजोर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और राजनीति में वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से परिवर्तन होने भी चाहिए, ये होता भी रहा है, आगे भी होगा। वो अलग बात है कि एक दूसरे को कभी जो कोसते थे वो बाद में गले भी मिल लेते हैं और फिर कोसने का विकल्प अपने पास भी छोड़कर रखते हैं ताकि कोई मौका कहीं से किसी और को ना मिल जाए। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, दीपक भाई आपका, हरीश श्रीवास्तव जी आपका। तो मौजूदा सवाल जो था कि बसपा का तो नुकसान हुआ, लेकिन फायदा किसका? अगर यहां पर समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है या बढ़ाएगी कि हमने एक्सपोज कर दिया, तो कांग्रेस इसी बात पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है कि एक्सपोज आज आपने किया है अचानक से, हमने तो लगातार किया और इसके लिए मुकदमे भी झेले, इसके लिए लाठियां भी खाई, तो इसका फायदा आपको नहीं मिल सकता। अब वहां पर फायदे के लिए वो आपस में कितना लड़ेंगे, या हो सकता है भविष्य में फिर से उनका भी गठबंधन दिख जाए, तो बड़ी बात नहीं। नमस्कार।